हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। तो मध्यकालीन भारत के तीन भाग हो गए। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ मीडिएवल इंडिया, प्री मीडिएवल, सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड। इन प्री मीडिएवल देयर आर टू पार्ट्स। पूर्व मध्यकाल में दो भाग हैं, एक तो है राजपूत काल, राजपूत पीरियड, और दूसरा है कमिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम का आगमन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट, इस्लामी राज्य की स्थापना। एंड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट, इस्लामी राज्य की स्थापना के भी तीन भाग हैं। यानी कि इस्लामी राज्य की स्थापना जो होती है वो होती है 1192 में, 1192 में, जब तराइन के द्वितीय युद्ध में, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया एंड इट वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्की रूल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडिया। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। हालांकि सबसे पहले अरबवासी भारत आए थे, अरबियन केम एट फर्स्ट, लेकिन अरब के बाद उन्होंने एक अस्थाई परमानेंट रूल यहां एस्टेब्लिश नहीं किया, परमानेंट रूल एस्टेब्लिश नहीं किया। दे केम हियर, वे जो यहां आए थे फॉर टू पर्पस, दो पर्पस से आए थे। पहला तो था कि हज्जाज के जहाजी बेड़ा को लूटा गया था, उसकी क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन ऑफ हज्जाज, हज्जाज को क्षतिपूर्ति देनी थी। हज्जाज कौन था उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर है ना, ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया कि मध्यकालीन भारत के तीन भाग हैं, प्री मीडिएवल, सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड। पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल, मुगल काल। टाइम पीरियड याद रखिएगा, इसको 750 टू 1200 भी दिया रहता है, 712 टू 1206, 1206 टू 1526। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, मोहम्मद गौरी डाइड एंड देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द किंग, बिकेम द किंग। ही वॉज नॉट कॉल्ड सुल्तान, वो सुल्तान नहीं कहा गया। द फर्स्ट रूलर हु वॉज कॉल्ड सुल्तान, ही वॉज इल्तुतमिश, द लीगल सुल्तान, लीगल वैध सुल्तान पहला इल्तुतमिश था। वैध कहने का क्या अर्थ है, लीगल कहने का क्या अर्थ है? आफ्टर द परमिशन ऑफ खलीफा, आफ्टर द परमिशन ऑफ खलीफा। हु वॉज द खलीफा? खलीफा कौन था? खलीफा वॉज द हेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम के हेड बने थे आफ्टर हजरत मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम के प्रमुख खलीफा हो गए, और खलीफा की अनुमति से जो शासक बनता था वो सुल्तान कहलाता था। पहला सुल्तान जो था, नहीं, पहला सुल्तान, वैध सुल्तान जो था वो सल्जुक शासक यल्दौज था। सल्जुक शासक, सल्जुक शासक नहीं, सल्जुक शासक तुगरिल था, जिसने क्या, उसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे। सल्जुक शासक था, और हालांकि पहला व्यक्ति जिसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, ही वॉज महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का जो बेटा था उसको पराजित किया था, और पराजित करने के बाद सुल्तान की वैध पदवी ली थी, वैध पदवी ली थी। एक सल्जुक शासक था तुगरिल, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो याद रखेंगे कि इसमें तीन भाग हैं। पहला भाग जो है पूर्व मध्यकाल, इसमें हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहां राजपूतों का उद्भव होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, राइज ऑफ राजपूत डायनेस्टीज। और एक टाइम पीरियड यही, इसी में देखिए पॉइंट क्या है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन मैनी राजपूत डायनेस्टीज वेर मर्ज्ड। तो अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। दे वेर कॉल्ड राजपूत, दे वेर कॉल्ड देमसेल्व्स राजपूत, वे खुद के द्वारा ही राजपूत कहलाते थे। मतलब राजा का पुत्र पहले राजपुत्र कहलाता था, राजपुत्र का ही अपभ्रंश हो गया राजपूत। हालांकि विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, वो हम लोगों ने चर्चा किया है। अग्निकुल सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई की पुस्तक थी द बुक ऑफ चंद्रवरदाई वॉज पृथ्वीराज रासो। इन द बुक ऑफ पृथ्वीराज रासो,
पृथ्वीराज रासो किताब में हाँ, अग्नि से फ्रॉम फायर 4 राजपूत डायनेस्टीज वेयर इमर्ज्ड। तो 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, वो हम लोगों ने कर लिया। यहां देखेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, स्मॉल डायनेस्टीज वेर डेवलप्ड, देन इट वाज द बैकग्राउंड ऑफ कमिंग ऑफ इस्लाम इन इंडिया। तो यह भारत में क्या होता है, इस्लाम के आगमन की पृष्ठभूमि बनाता है। इस्लाम के आगमन की पृष्ठभूमि तब बनती है, छोटे छोटे राजवंश हैं, कम जो आपस में लड़ रहे हैं, एकता नहीं है, तो ऐसे में एक आधार बनता है। 2 आधार था, एक तो ये कि भारत का क्षेत्र काफी संपन्न था, भारत के संपन्नता की चर्चा पूरे विश्व में हो रही थी, और दूसरा यहां इस्लाम आया नहीं था, तो जो इस्लामी राज्य का जो कॉन्सेप्ट था कि जो इस्लामिक स्टेट नहीं है उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना, दूसरा था कि दूसरा यहां संपन्न है तो इसको लूटना, यहां लूट करके वहां का डेवलपमेंट करना, यह भी एक उद्देश्य रहा है। स्पेशली महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत को लूटना ही था। हालांकि मोहम्मद गौरी ने एक इस्लाम का प्रचार प्रसार, इस्लामी राज्य का विस्तार का भी एक कॉन्सेप्ट लाया। यही कारण है कि मोहम्मद गौरी ने ही भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की। महमूद गजनवी तो आता था, लूट कर चला जाता था, यहां किसी को डाउट नहीं ना। प्री मीडिएवल पर फर्स्ट पार्ट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहला पार्ट है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में 2 पार्ट हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ प्री मीडिएवल। फर्स्ट वन, इस्लाम का भारत में आगमन और भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना, कमिंग ऑफ इस्लाम इन इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडिया। सेकेंड जो हम लोगों ने कर लिया है कि राजपूत काल के अंतर्गत अंडर द राजपूत पीरियड देयर वर मेनी राजपूत डायनेस्टीज, अनेक राजपूत राजवंशों का उद्भव हुआ, अनेक राजपूत राजवंश थे। और आज का जो ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है, तो आज जो हम करेंगे ये इस्लाम का भारत में आगमन और इस्लामी राज्य की स्थापना, जो आज का हेडिंग भी यही होगा, और इसमें 3 भाग में इसको पढ़ना है। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना, आप हेडिंग दे दीजिए, इस्लामिक स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना, भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, ठीक है, इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना। इसके 3 भाग हैं, ये गलती से यहां 1206 लिखा गया है, तो याद रखेंगे। चैप्टर हमारा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना। देयर आर 3 पार्ट्स, 3 भाग हैं। पहला 712, सेकेंड वन 1001 to 1027, एंड थर्ड वन 1175 to 1192। देखिए 1175 से स्टार्ट करता है मोहम्मद गौरी, 1192 में जब विक्ट्री होती है, जब जीत होती है, किसमें, तराइन के सेकेंड बैटल में, तब यहां पर भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना होती है। तो फर्स्ट वन 712 में लिखेंगे अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, या अटैक ऑफ महमूद गजनवी एंड अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी। देयर आर 3 पार्ट्स, 3 भाग हैं। पहला 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। सेकेंड वन महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 टाइम्स ही लूटेड इंडिया, उसने भारत को लूटा, 17 बार लूटा। और यह मोहम्मद गौरी के बारे में बोला जाता है कि 17 बार हारने के बाद 18वीं बार में जीता मोहम्मद गौरी। हालांकि ये कई सुनाई बातें, मतलब कि 17 आक्रमण की चर्चा नहीं मिलती है, 17 आक्रमण देखे नहीं गए हैं, लेकिन कहा जाता है
It is assumed that Muhammad Ghori was defeated 17 times and then in 18th time he won. तो वो जीतता है 18वें बार में। ये ऐसी कहानी है इतिहास में, लेकिन ये कहानी ही है, जबकि इसके स्रोत बहुत कम है। हालांकि कुछ आक्रमण स्टार्ट के वो जीतता है। 1175 से 1178 तक इसे आंशिक रूप से सफलता मिल रही है। In 1178 he was defeated by भीम फर्स्ट, भीम प्रथम के द्वारा वह पराजित होता है। इस पर आगे करेंगे। पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडिया। देयर आर 3 पार्ट्स, 3 भाग हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है। क्यों आता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया। इस्लाम रिलीजन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 612 ईस्वी में, इन 612 AD, 612 ईस्वी में। बट वी कम टू नो, इंडियन कम टू नो अबाउट इस्लाम रिलीजन इन 712। तो भारतीयों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती है 100 साल के बाद, इसकी स्थापना के 100 साल के बाद, 712 ईस्वी में, व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कैन इन इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आता है तब भारत के लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसी समय जजिया कर वसूला गया था। तो क्या है जजिया कर, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। अभी याद रखेंगे कि भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना के 3 भाग हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। 1001 से 1027 तक 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, और 1175 से 1192 के बीच मोहम्मद गौरी के आक्रमण होते हैं। आंशिक सफलता के बाद पहली बार वो 1178 में पराजित होता है भीम प्रथम से, भीम द्वितीय से। भीम द्वितीय, ये भीम द्वितीय था, बताए थे ना, छोटा भीम, ठीक है। भीम द्वितीय से पराजित होता है। और उसके बाद अब यहां पर याद रखेंगे कि इस्लाम रिलीजन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 612, 612 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, और इससे भारत का परिचय हुआ 712 ईस्वी में, ठीक है। तो पहले सेक्शन पर चलते हैं। इसमें इस्लाम से रिलेटेड सम पॉइंट्स। हम लोगों को देखिए इस्लाम रिलीजन नहीं पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। तो इसीलिए हो सकता है धर्म के कुछ पक्ष हो सकते हैं, हमें धर्म के पक्ष पे नहीं जाना है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, और 612 में उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। देखिए बाकी तीनों में 10-10 साल का अंतर है। 622 में वो हिजरत करते हैं, मक्का से मदीना जाते हैं। मदीना वाले सारे के सारे मदीना वालों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। बोला जाता है एक नए युग की शुरुआत हुई। हिजरी संवत यहीं से शुरू होता है। हिजरी संवत एक्चुअली क्या है ना कि शुरू में जब इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की 612 ईस्वी में, तो बहुत इनके फॉलोवर बहुत नहीं थे, और जो है सो अमीरों का शासन था। तो इसकी स्थापना क्यों हुई? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इनके लाइफ का भी मतलब कि शुरू का पार्ट काफी स्ट्रगल पूर्ण है। कई भाई बहन थे तो आर्थिक स्थिति खराब थी। बाद में जब एक विधवा से शादी करते हैं तो जाकर के स्थिति सुधरती है। फिर पहले पूरा गरीबी वाली स्थिति, अब पूरी अमीरी वाली स्थिति। कुछ इसी तरह से आप गौतम बुद्ध महावीर स्वामी को भी देखिए, उनके लाइफ में पहले खूब सुख था, फिर खूब दुख आया। तो इस तरह से क्या हुआ, नए रिलीजन की स्थापना हुई। तो कुछ इसी तरह से इनको भी, इनमें भी आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट हुआ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ, और इसी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के फलस्वरूप जो है सो आप देखते हैं इस्लाम रिलीजन की स्थापना हुई। तो इस्लाम रिलीजन की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि जो पहले का जो रिलीजन था उसमें रूढ़िवाद आ गया था, काफी चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, ठीक है, और काफी चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। तो उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। जो गरीब लोग थे उधर के, जो मक्का मदीना उस साइड के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो चाहते थे कोई ऐसा रिलीजन हो जहां इतना चढ़ावा ना चढ़ाना पड़े। और इसी कारण से क्या हुआ कि इसमें जो आप देखिएगा इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, या डायरेक्ट मतलब कि जो अल्टीमेट रियलिटी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का कॉन्सेप्ट, मतलब आप नमाज पढ़ते हैं तो मतलब डायरेक्ट जो है अगर देखा जाए तो एक आप लीन हो जाते हैं, जो अल्लाह में लीन हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट।
तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसमें खर्चा नहीं करना है, खुद से करना है, पर्सनल व्यू है। रिलीजन पर्सनल है, जो रिलीजन सोशल हो गया था। तो ऐसे में इसको जो है गरीब लोगों से ज्यादा जो समर्थन प्राप्त हुआ। अब मदीना बोला जाता है कि काफी गरीब इलाका था। पहले इन्होंने अपने फॉलोवर को, कुछ फॉलोवर को भेजे मदीना में लोगों को बताया कि पैगंबर आ गए हैं, अल्लाह के दूत आ गए हैं, तो पैगंबर आ गए हैं और वो जो है सो अब नया एक रिलीजन है, अब इस रिलीजन में आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और पूरी तरह से जो है मतलब कि जो कुछ उस समय का जो अत्याचार वगैरह अमीर लोग कर रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट था। और उनको कोई पराजित नहीं कर पाता था। और जब ये उनसे बचते हुए मक्का से मदीना पहुंचे तो लग गया कि हाँ सही में ये पैगंबर है, कारण कि उनके पास काफी ताकत थी। और इसलिए जब पहुंचे तो पूरा का पूरा मदीना ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और यहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है। हजरत मोहम्मद साहब के साथ मक्का से जो मदीना गए उनको मुजाहिर कहा गया, उनको मुजाहिर कहा गया था। और ये टर्म शायद आप आपने एक मूवी देखी होगी, सरफरोश मूवी में ये टर्म इस्तेमाल किया। जो पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जो लोग गए थे उनके लिए भी मुजाहिर शब्द का प्रयोग किया जाता था। और यही चीज जो है सो असल में, लेकिन ये शब्द जो आया है ये वहां से आया है। मदीना के लोगों ने एक पहचान दी, अगर एक तरह से देखा जाए तो इस्लाम को एक पहचान दी। एक्चुअली हजरत मोहम्मद साहब को सुनकर उनके जो फॉलोवर हुए वो जो हुआ वो एक तरह से देखा जाए तो वो सुन्नी कहलाए, और जो उनके अपने वंश के थे वो शिया कहलाए। बाद में शिया और सुन्नी का विभाजन भी होता है। तो शिया और सुन्नी का यही कॉन्सेप्ट है कि जो फॉलोवर थे, जो इस्लाम को जो एक पहचान मिली वो उसी फॉलोवर से, अपने जो रिलेटिव वगैरह थे उन्होंने इनका तिरस्कार कर दिया था शुरू में। बाद में फिर क्या होता है कि जब पैगंबर के रूप में प्रचलित हुए तो सबने इनको एक्सेप्ट किया, लेकिन शुरू में क्या हुआ कि समर्थन नहीं मिलता है, और इसी कारण से सुन्नी और शिया का एक विभाजन। देखिए मैं इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं। तो रिलीजन में हो सकता है कि कुछ और बातें हों, जितना मैंने पढ़ा है मैं उसी को बता रहा हूं। और इसी के अंतर्गत है क्या कि सुन्नी और शिया का जो कॉन्सेप्ट है उसी में होता है कि हम चूंकि फॉलोवर हैं, हमारे कारण से मतलब कि पहचान हुई, तो इसके कारण से सुन्नी अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं और शिया अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं कि हम उनके खून के हैं, उनके वंशज हैं। और यही कारण है कि जहां भी जिनकी संख्या ज्यादा रहती है वहां विवाद होता है। जैसे ईरान में शिया ज्यादा है तो वहां कोई विवाद नहीं है, और अफगानिस्तान, भारत, यहाँ सुन्नी ज्यादा है, यहाँ कोई विवाद नहीं। विवाद वहां है जहां दोनों की संख्या लगभग बराबर है, और वो इराक और पाकिस्तान, ये दो जगह है जहां शिया सुन्नी के बीच में मतभेद अक्सर प्रकट होता रहता है। अफगानिस्तान और भारत में किसी प्रकार के भेद नहीं, यहाँ मैक्सिमम जो मुसलमान हैं वो सुन्नी संप्रदाय से हैं, और ईरान में शिया वाले ज्यादा हैं। तो यही कारण है कि इन दो जगहों पर किसी प्रकार की विवाद नहीं होती। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, जो हमारा जो कंडीशन है, भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति इस प्रकार से है, और ये आप लोग को पता ही है इधर अफ्रीका है इस तरह से, यानी भारत यहाँ, ये अरब है, अरब, और ये इंडिया है भारत, और यहां पर इस साइड में क्या है, सिंध। ठीक है, तो क्या कंडीशन है? पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, 612 में इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, 622 में ये मदीना गए, सारा मदीना ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। एक नए युग की शुरुआत होती है, हिजरी संवत शुरुआत होती है, हिजरी टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है यहीं से। इसके बाद 632 में इनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के हेड हो गए खलीफा, इस्लाम के हेड हो गए खलीफा बिकेम द हेड ऑफ इस्लाम। तो हजरत मोहम्मद साहब से रिलेटेड ये 4 पॉइंट दिमाग में बैठा लेना है। 570 ईस्वी जन्म मक्का में, 612 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना मक्का में, 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत, मक्का से मदीना स्थानांतरण, हिजरत, इसको हिजरत बोला जाता है। और उसी में एक टर्म बताया कि मोहम्मद साहब के साथ जो लोग गए थे वो मुजाहिर कहलाए थे। और उसके बाद जो है 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा बिकेम द हेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम के प्रमुख खलीफा हो गए। आरंभ में 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर,
उस्मान अली, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। बाद में फिर खलीफाओं का वंश चलने लगा। इसी में दो वंश हुए, उमैया वंश और एक हुए जो बाद में हुए अब्बासी वंश। नहीं, खलीफा का नहीं, वो तो मौलवी साहब का है। पूरा नहीं, पुरोहित पार्टिकुलर ये हो गया। यहां तो पूरे इस्लाम के हेड है। यहां जैसे पोप का जो कॉन्सेप्ट है ना क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में जो पोप की स्थिति है, हाँ, ये कह सकते हैं। जैसे शंकराचार्य का स्थान है, वो हेड है, तो उस तरह से खलीफा होते थे। मतलब खलीफा पैगंबर नहीं थे। आफ्टर पैगंबर के बाद पैगंबर मतलब हो गया कि वो दूत हो गए, प्रोफेट ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह के दूत हो गए। तो यहां पर उसमें अंतर है। तो खलीफा बिकेम द हेड। ये हेड कब तक बने रहे? 1918 तक। 1918 में जब खिलाफत आंदोलन जो चलता है, उसी कारण चलता है जब खलीफा को उसके पोस्ट से हटा दिया गया। अभी भी कहने के लिए तो अभी भी अगर देखा जाए तो खिलाफत वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेनली जो है पूरा वर्ल्ड जो था वो खिलाफत के मतलब कि खलीफा को अपना हेड इस्लाम मानता था। और जब खलीफा के अगेंस्ट में एक्शन लिए गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उनके समर्थन में खिलाफत आंदोलन हुआ था। उस पर हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं इस्लाम धर्म की स्थापना हुई 612 में, हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 से, और 632 में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। अच्छा, ये जो मैप में बता रहा हूं ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक्चुअली यहां पर श्रीलंका है और अरब का एक व्यापारी था, उस व्यापारी का नाम था हज्जाज। कहानी सुन लीजिए। हज्जाज अरब का व्यापारी था, अरब का व्यापारी हज्जाज था। इसके कुछ व्यापारिक जहाज गए थे श्रीलंका से लौट रहे थे। सिंध के तट पर उसको लूट लिया गया। सिंध के तट पर उसको लूट लिया गया। हज्जाज वाज ट्रेडर और उसके जो शिप से ट्रेड शिप थे, दे आर कमिंग फ्रॉम श्रीलंका से आ रहे थे ऑन द बैंक ऑफ सिंध के किनारे। दे वर लूटेड, उनको लूट लिया गया। और जब इनको लूट लिया गया तो द किंग ऑफ सिंध वाज दाहिर, किंग ऑफ सिंध का शासक था दाहिर। हज्जाज का जहाज श्रीलंका से लौट रहा था, सिंध के किनारे लूट लिया गया। तो वहां का जो शासक दाहिर था, दाहिर से हज्जाज ने क्षतिपूर्ति मांगी। कंपेंसेशन वाज डिमांडेड बाय हज्जाज फ्रॉम दाहिर। दाहिर ने इनकार कर दिया, बोला कि वो अरब से कोई व्यापारी जो है ऐसे ही बोल रहा है, नजरअंदाज कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया। तो फिर हज्जाज ने खलीफा, जो उस समय के खलीफा थे, अब्बासी वंश के खलीफा थे, तो उनको शिकायत की। उनको जो है सो इन्होंने कहा कि मेरे जहाज लूटे गए। दूसरी बात की वो जो सिंध जो क्षेत्र है वो काफिरों का देश है। काफिर मतलब कि गैर मुसलमानों का देश है। गैर मुसलमानों को काफिर बोला जाता था। तो काफिरों का देश है, उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहिए और हमें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो फिर खलीफा के जो मिलिट्री कमांडर वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ खलीफा का। अच्छा, एक चीज और इससे पहले थोड़ा याद रखिएगा, खलीफाओं ने क्या किया कि इस्लाम को सैनिक समुदाय में बदला, मतलब कि सैन्य ताकत बनाया। अब ये लोग क्या करते थे, किसी भी एरिया को जीत लेते थे, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब ने प्रेम और भाईचारा का संदेश दिया था। तो इनका भी कोई जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ये जीत लेते थे एरिया को। जीतने के बाद दो ऑप्शन देते थे, या तो आप इस्लाम को एक्सेप्ट करो, नहीं तो हमें टैक्स दो, क्योंकि आपको हम प्रोटेक्शन देंगे। आप इस्लाम धर्म के नहीं हो तो भी हम प्रोटेक्शन देंगे। तो गैर मुसलमानों से एक टैक्स लिया जाता था, डेट टैक्स वाज कॉल्ड जजिया, जो नन मुस्लिम से लिए जाते थे। अदर देन जो मुस्लिम्स होते थे, इस्लाम से जो भिन्न जो लोग होते थे, उनसे एक कर लिया जाता था, एक टैक्स लिया जाता था। तो इट वाज नॉट अ रिलीजियस टैक्स, ये धार्मिक कर नहीं था, ये प्रोटेक्शन के एवज में था। इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्शन के बदले में, संरक्षण के बदले में था। और दोज पीपुल हु वेर प्रोटेक्टेड, वे लोग जो जिनको संरक्षण मिलता था, दे वेर कॉल्ड जिम्मी, उनको जिम्मी कहा जाता था। समझ में आ रहा है?
इस्लाम धर्म की जब स्थापना हुई तो स्थापना के बाद इसका विस्तार करने का श्रेय खलीफाओं को जाता है। खलीफा जब इस्लाम धर्म का विस्तार कर रहे थे तो उन्होंने सेना का गठन किया और किसी भी एरिया को, क्षेत्र को वो जीत लेते थे। जीतने के बाद दो ऑप्शन देते थे, या तो आप इस्लाम को एक्सेप्ट करो, नहीं तो जजिया दो। यानी जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, किसके लिए? संरक्षण के लिए। और जो जिनसे जजिया लिया जाता था दे वर कॉल्ड जिम्मी, उनको जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी का मतलब है संरक्षित प्रजा, और जजिया हो गया संरक्षित प्रजा से प्राप्त होने वाला कर। ठीक है, अब क्या हुआ? तो इस्लाम की स्थापना, अब इसके बाद ये हज्जाज वाली घटना हुई तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया और जीतने के बाद दाहिर को पराजित किया, सिंध को जीत लिया, यहां से लूट कर तो ले गया। इस्लामी पहली बार यहां पर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और लोगों से जजिया वसूला गया। या तो इस्लाम को एक्सेप्ट करो, नहीं तो जजिया दो। तो ये 712 ईस्वी में इस्लाम से भारत का परिचय 712 ईस्वी में, और जजिया कर पहली बार वसूला गया 712 ईस्वी में। इन 712 ईस्वी में क्या हुआ? जजिया टैक्स वाज कलेक्टेड, जजिया कर वसूला गया। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया। लेकिन इसके बाद एक घटना घटती है, वो घटना ये है कि जब मोहम्मद बिन कासिम जाता है मक्का नहीं है, अब्बासी वंश के खलीफा है ना, वो कहां है? वो मक्का नहीं, इराक की राजधानी बगदाद। हाँ, बगदाद में अब्बासी वंश के खलीफा है, और सीरिया की राजधानी दमिश्क में उमैया वंश के खलीफा थे, उमैयद उसको बोलते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को पहले क्लियर करते जाते हैं। इतना तो क्लियर ना, कैसे इस्लाम के आगमन की? तो मोहम्मद साहब से रिलेटेड पॉइंट क्लियर। 570 ईस्वी में जन्म हुआ मक्का में, 612 में इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, 622 में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ और 632 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद साहब देयर वर 4 खलीफा, 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। क्लियर? तो आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए। और इससे पहले एक पॉइंट मैंने बताया कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा बिकेम द हेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम के प्रमुख कौन हो गए? खलीफा। आरंभिक 4 खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। क्लियर? इसके बाद करेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। दिमाग में बैठाइए ना, अपने आप लिखा जाएगा। ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। एक बार दिमाग में बैठाइए फिर लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उतारने के चक्कर में केवल रहिएगा ना तो फिर दिमाग में नहीं जाएगा। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली कई बार मैंने बोल दिया तो वो दिमाग में बैठा के तब लिख लीजिए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। क्लियर? इसके बाद आफ्टर दीज 4 खलीफा, ये 4 खलीफा के बाद क्या हुआ? खलीफाओं का वंश शुरू होता है, जिसमें से 2 प्रमुख वंश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देयर वर 2 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। जैसे मैं पलटता हूं उसके बाद आपका हाथ चालू हो जाना चाहिए, इधर उधर ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? फिर से बैक कर दें। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे बोली पर कान रहना चाहिए, आंख रहना चाहिए बोर्ड पर, हाथ रहना चाहिए कॉपी पे। तो जब सब कॉम्बिनेशन बनता है तब कंसंट्रेशन बनता है। नहीं तो पढ़ रहे हैं यहां और ध्यान जा रहा है कि अरे दरवाजा खुला छूट गया था, अरे आज जाएंगे सब्जी में ये लेते जाएंगे। तब ये सब चीज, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। तो वही चीज है, और नहीं तो पता नहीं, क्लास में बैठे बैठे लोगों का ध्यान इधर उधर भी भटक जाता है। तो चलिए यहां ध्यान रखेंगे, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद साहब, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली, देयर वर 4 इनिशियल खलीफा। खलीफेट इसको बोलते हैं, खलीफेट इंग्लिश में। तो 4 प्रमुख खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। क्लियर हो गया? इसके बाद है कि इन चारों आरंभिक खलीफाओं के बाद खलीफाओं का वंश चलता है, जिसमें 2 प्रमुख खलीफा वंश हैं। एक उमैया वंश, उमैयद डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको, उमैयद डायनेस्टी, UMMAIYED, उमैयद।
उमैयद, सेकंड अब्बासी, ABBASI, अब्बासी। तो अब्बासी, उमैयद डायनेस्टी एंड अब्बासी डायनेस्टी, देयर वर टू डायनेस्टीज। The capital of Umayyad dynasty was Damascus, the capital of Syria, and the capital of Abbasi dynasty was Baghdad, the capital of Iraq। ठीक है, तो 4 खलीफा हुए और उसके बाद खलीफाओं का वंश चलता है। 2 वंश प्रमुख है, उमैया वंश और अब्बासी वंश। उमैया वंश के खलीफाओं की राजधानी दमिश्क थी, दमिश्क द कैपिटल ऑफ सीरिया। अब्बासी वंश के खलीफाओं की राजधानी बगदाद थी, द कैपिटल ऑफ इराक। क्लियर। अब उस घटना की का वर्णन हम लोगों ने पहले कर लिया था 711 ईस्वी में, दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अब्बासी खलीफा। तो अब्बासी खलीफा जो थे, इनके काल में एक घटना घटती है 711 ईस्वी में। अरब के व्यापारी हज्जाज, द ट्रेडर ऑफ अरब, हज्जाज, तो क्या है कि अरब के व्यापारी हज्जाज का जहाज, द शिप ऑफ ट्रेडर हज्जाज ऑफ अरब वॉज लूटेड। तो अरब के व्यापारी हज्जाज का जहाज लूट लिया गया ऑन द बैंक ऑफ सिंध। 711 ईस्वी में अरब के व्यापारी हज्जाज का जहाज शिप ऑफ ट्रेडर हज्जाज ऑफ अरब वॉज लूटेड ऑन द बैंक ऑफ सिंध के किनारे लूट लिया गया, सिंध के तट पर लूट लिया गया ऑन द कोस्टल बैंक ऑफ सिंध। तब उसके आग्रह पर, किसके आग्रह पर? आफ्टर द रिक्वेस्ट ऑफ हज्जाज के रिक्वेस्ट पर, हज्जाज के आग्रह पर खलीफाओं ने सिंध पर आक्रमण किया। तो सिंध वाज वॉन बाय खलीफा, या सिंध वाज डिफीटेड बाय खलीफा। द मिलिट्री कमांडर वाज मोहम्मद बिन कासिम। तो अच्छा, खलीफाओं ने सिंध पर आक्रमण किया। अच्छा, शुरू में जो आक्रमण किया था ना, 2 आक्रमण विफल रहे, 2 अटैक बिकेम फेल्योर। और देन इन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, 3rd अटैक वाज डन, तीसरा आक्रमण हुआ। तो इट वाज द 3rd अटैक, मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक था यह तीसरा आक्रमण था। इनिशियल 2 अटैक्स बिकेम फेल्योर, तो आरंभिक 2 आक्रमण विफल रहे। और तब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, 3rd अटैक वाज डन, तीसरा आक्रमण हुआ। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से 3 आक्रमण हुए। कासिम ने सिंध को जीत लिया, सिंध वाज वॉन बाय कासिम ने सिंध को जीत लिया। और इसी समय याद रखिएगा, भारत का इस्लाम से परिचय हुआ। इंडिया केम टू नो अबाउट इस्लाम। तो इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 712 AD। तो 712 ईस्वी में इस्लाम का परिचय भारत से परिचय हुआ। तथा एंड फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स वाज कलेक्टेड। तो पहली बार भारत में जजिया कर वसूला गया। जजिया टैक्स वाज कलेक्टेड एट फर्स्ट इन इंडिया इन 712 AD। 712 ईस्वी में जजिया कर सबसे पहले वसूला गया। क्लियर। अब यहीं पर कुछ टर्म याद रखिएगा। काफिर, नॉन मुस्लिम्स पीपुल वेर कॉल्ड काफिर। गैर मुसलमान लोगों को काफिर कहा जाता है। जजिया टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम नॉन इस्लामिक पीपुल। जो गैर मुसलमानों से कर लिया जाता था इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण के बदले में, संरक्षण देंगे उसके बदले में। ठीक है, तो संरक्षण के बदले में जजिया। एंड दैट प्रोटेक्टेड पीपुल वेर कॉल्ड जिम्मी। इस संरक्षित प्रजा को क्या कहा गया? जिम्मी। पहले भी मैंने बता दिया। क्लियर। भारत का इस्लाम से परिचय 712 ईस्वी में हुआ। व्हेन अटैक वाज डन बाय, द 3rd अटैक वाज डन बाय अरब। अरबों के द्वारा तीसरा आक्रमण किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में तीसरा आक्रमण किया गया। तो उसी समय भारत का इस्लाम से परिचय हुआ। एंड जजिया टैक्स वाज कलेक्टेड एज फर्स्ट। पहली बार जजिया कर वसूला गया। तो जजिया कर क्या है? तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। गैर मुसलमान के लिए काफिर टर्म का यूज किया जाता है, काफिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नहीं, तीर्थ यात्रा पर कर नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, जो भी प्रोटेक्शन के एवज में, अब हम बन गए शासक, हम आपको दे रहे हैं प्रोटेक्शन, या तो आप मेरे रिलीजन को एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरे रिलीजन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, फिर अकबर का टाइम बाद में आएगा, अकबर के समय में पढ़ेंगे, अभी अकबर नहीं है, अभी मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, और एक बात, अगर कोई इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता था तो उसको जकात देना पड़ता था। जकात जो है आज के डेट में, जैसे कि रमजान के महीने में देखिएगा गरीब दुखियों को मदद दी जाती है, उसको जकात बोला जाता है। तो जकात का मेन पर्पस है इस्लाम को प्रचार प्रसार, एडवर्टीजमेंट हो इस्लाम का। यानी कि अगर किसी को आर्थिक सहायता देते हैं तो वो तो इस्लाम के प्रति अच्छा फील करेगा, तो स्वाभाविक साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा। तो फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए 2.5%, 2.5% जो है जकात लिया जाता था मुसलमानों से। जबकि अगर इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किए तो आपसे जकात नहीं लिया जाएगा, आपसे जजिया लिया जाएगा, जो टोटल अर्निंग का 10% होता था, कुल अर्निंग का, कुल आय का 10%। लेकिन जजिया में भी छूट थी, जजिया सबसे नहीं लिया जाता था, केवल अर्निंग बॉडी से लिया जाता था। जो कमाने वाले लोग हैं उन्हीं से लिया जाता था। मतलब जो कमाने वाले नहीं, जैसे कि महिलाएं, पहले क्या होता था, पुरुष पर आश्रित होती थी तो महिलाओं से नहीं लिया जाता था। बच्चे माता पिता पर आश्रित होते थे, बच्चों से नहीं लिया जाता था। फिर देखिएगा कि जो अपाहिज हैं वो दूसरे से भीख मांग करके ये कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे नहीं लिया जाता था। फिर जो गरीब है मतलब कि जो पे करने में समर्थ नहीं, मतलब कि यहां पर 2 चीज है, ये भिखारियों से, अपाहिजों से, बच्चों से और महिलाओं से। इसके अलावा चूंकि उस समय में ब्राह्मण जो थे वो हिंदू धर्म के हेड हुआ करते थे। दूसरी बात, ब्राह्मण की जो रोजी रोटी थी वो दान दक्षिणा पे ही चलती थी, यानी वो भी, उसको भी इन लोगों ने कमाई नहीं माना। इसका एक पर्पस ये भी हो सकता है कि अगर ब्राह्मणों से वसूलेंगे तो ब्राह्मण हिंदू धर्म के लोगों को भड़का सकते हैं, विद्रोह हो सकता है, तो उनको टैक्स फ्री कर दिया। बोला ये भी अर्निंग बॉडी नहीं है, ये भी आश्रित है दूसरे पर, तो ये ब्राह्मणों से भी टैक्स नहीं वसूला गया। नहीं, अपर क्लास का, इसमें उनके लिए अपर क्लास का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? उनका तो एक ही कॉन्सेप्ट है। अब जो इस्लाम, अच्छा मान ले रहे हैं कि अगर कोई इस्लाम रिलीजन को स्वीकार करता है तो उनके लिए इस्लाम के अंदर में सुप्रीमेसी होगी, लेकिन सुप्रीमेसी इसके लेकर नहीं, मेन था कि अर्निंग बॉडी से नहीं लेना, अर्निंग बॉडी से लेना है। तो वो अर्निंग बॉडी नहीं माने क्योंकि ये दान दक्षिणा पर ही आश्रित थे, इसी कारण से कहने का यही अर्थ है। चलिए जो भी है, तो ये याद रखेंगे कि गैर मुसलमान को काफिर कहा गया, गैर मुसलमानों से कर लिया जाता था जजिया, संरक्षित प्रजा को जिम्मी कहा जाता था। नेक्स्ट पर आते हैं। अब है भारत पर आक्रमण के समय, मतलब अरब ने जब आक्रमण किया था, मतलब व्हेन अरब अटैक्ड ऑन सिंध, द किंग ऑफ सिंध वाज दाहिर। तो किंग, सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। दाहिर वाज द किंग ऑफ सिंध, सिंध का शासक दाहिर था। क्लियर? दाहिर था। देखिए, अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, द बैटल ऑफ 712 वाज कॉल्ड बैटल ऑफ रावर। 712 ईस्वी के बैटल को, 712 ईस्वी के युद्ध को रावर का युद्ध कहते हैं। बैटल ऑफ रावर, रावर का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ रावर, बैटल ऑफ रावर। तो रावर का युद्ध कहते हैं। रावर स्थल था, जैसे करनाल का युद्ध है तो करनाल एक स्थल है, जैसे पानीपत एक स्थल था तो पानीपत का युद्ध हो गया, वैसे ही रावर में ये युद्ध हुआ था, इसको रावर का युद्ध कहते हैं। सिंध का एक स्थान था तो इसे रावर का युद्ध कहते हैं। तो 712 ईस्वी में, इन 712 द बैटल बिटवीन द मिलिट्री ऑफ दाहिर एंड मोहम्मद बिन कासिम, इट वाज कॉल्ड बैटल ऑफ रावर। इसे रावर का युद्ध कहा गया, जो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था। दाहिर वाज डिफीटेड, दाहिर पराजित हुआ। हालांकि पराजित हुआ, और जब यहां से गया ये मोहम्मद बिन कासिम, तो ही बिकेम द, जो ये कह सकते हैं कि वहां जो चल रहा था
षड्यंत्र चल रहा था, कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। तो उस कॉन्स्पिरेसी का, उस षड्यंत्र का ये शिकार बन गया। ही बिकेम द विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो ये कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गया। कॉन्स्पिरेसी क्या था? देखिए, कोई अगर किसी को प्रिय होता है ना, तो बहुत लोगों का अप्रिय हो जाता है। कोई अगर किसी का प्रिय होता है तो बहुत लोगों का अप्रिय हो जाता है। घर में ही देखते होंगे, 3-4 अगर भाई बहन है, उसमें से एक किसी एक को अगर माता पिता ने ज्यादा प्रेम दे दिया तो बाकी लोगों के आंख का कांटा हो जाता है वो। तो कुछ उसी तरह की चीज यहां था कि चूंकि मोहम्मद बिन कासिम ये खलीफा का प्रिय था, तो बाकी दरबारियों के लिए अप्रिय हो गया। और जब यहां आता है तो षड्यंत्र चलता है। एक षड्यंत्र की चर्चा मैंने पढ़ रखी है कि यह हुआ कि जब यहां से गया था, दाहिर की 2 बेटियों को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम गया था। जनरली जब किसी क्षेत्र को जीता जाता था तो खलीफाओं के लिए वहां की जो कन्याएं होती थी, कुमारी कन्याएं होती थी, उनको लेके जाता था। तो अब उसी तरह से दाहिर की 2 पुत्रियों को लेके गया। अब दाहिर की जो 2 पुत्रियां थी, तो उन लोगों को दरबारियों ने, बोला जाता है कि सिखा दिया कि अगर तुम बदला लेना चाहती हो अपने पिता का, तो तुम ऐसा ऐसा कहना खलीफा को। तो उसने जाकर के वही जब खलीफा के पास ले जाया गया, तो उन्होंने कहा कि आपके पास आने से पहले मेरी इज्जत लूट ली गई है। दैट मीन्स कि वो अभी अपवित्र कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो खलीफा थे, खलीफा ने मृत्युदंड का आदेश दे दिया। तो कुछ इस तरह की चीजें थी, जो भी हो, लेकिन वो कहानी पे हम लोगों को नहीं जाना है। बस ये कि दरबारी षड्यंत्र का शिकार हुआ और इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा ने ही मृत्युदंड दे दी। और चूंकि मृत्युदंड हो गया, अब देखिए इस युद्ध में जब सिंध को जीता गया 712 ईस्वी में, तो काफी दूर से, अभी मैंने मैप दिखाया था आप लोगों को कि जो स्थिति थी कुछ इस तरह की है ना, यहां से ये अरब है इधर से, और यहां से आ रहे हैं इधर से, काफी मरुस्थल वाला एरिया है। यानी जितना मिला नहीं लूट से, उससे ज्यादा खर्च ही हो गया। यानी कि ये सौदा जो था मुनाफे का नहीं था, फायदा बचा, क्योंकि क्षतिपूर्ति हज्जाज को भी देना था। तो कुल मिलाकर खलीफा को उतना कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, फायदा बस यही हुआ, इस्लाम से परिचय हो गया सिंध का। तो जो बोलते हैं ना, दीर्घगामी प्रभाव जो था वो कल्चरल था, पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है। मतलब कि टेम्पोररी फायदा जो था, टेम्पोररी फायदा भले पॉलिटिकल हुआ और जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक हुआ, कुछ लूट लिया गया, लेकिन वो दूरगामी नहीं हुआ कि यहां से टैक्स नहीं जाता था। तो यही कारण है कि बाद में देखिए 300 साल का गैप है। आफ्टर 300 ईयर्स, 300 साल के बाद, लगभग 300 साल के बाद 1001 से 1027 में के बीच में 17 बार आक्रमण करता है कौन? महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी के आक्रमण का मूल उद्देश्य था भारत को लूटना। क्योंकि मैंने, अच्छा यहां पर एक चीज और, सिंध के विजय के क्या क्या कारण है? एक तो सिंध की संपन्नता, दूसरा इसका गैर इस्लामिक दुनिया होना, और तीसरा हज्जाज के जहाजी बेड़ा का लूटा जाना। वो तात्कालिक कारण था, कंटेम्पररी रीजन, मतलब उस समय का जो रीजन था, जो टेम्पोररी रीजन था, वो ये था, तात्कालिक कारण था कि हज्जाज का जहाजी बेड़ा का लूटा जाना। लेकिन मूल 2 कारण थे। सिंध की संपन्नता, सिंध वाज जो कह सकते हैं कि डेवलप्ड रीजन, उस समय सिंध काफी विकसित था और यह काफी संपन्न था। तो इसकी संपन्नता से क्या था कि वो लोग जो अरब वासी थे, वो मतलब उनकी एक इच्छा थी इसको लूटने की। और दूसरी चीज कि ये क्या है, नॉन इस्लामिक वर्ल्ड है, गैर इस्लामिक क्षेत्र है, तो इसको इस्लाम में कन्वर्ट करना। तो मूल रूप से 2 उद्देश्य थे। तात्कालिक जो कारण बना, टेम्पोररी रीजन जो उस समय का रीजन था, वो कौन था? वो था हज्जाज के जहाजी बेड़ा का लूटा जाना, उसकी क्षतिपूर्ति। तो ये भी याद रखिएगा, 2 परमानेंट रीजन है, एक टेम्पोररी उस समय का कंटेम्पोररी रीजन है। समकालीन जो तात्कालिक कारण था वो वही था हज्जाज के व्यापारिक जहाज का लूटा जाना। लेकिन 2 मूल कारण है। देयर वर 2 बेसिक रीजन्स फॉर लूट ऑफ सिंध और फॉर विक्ट्री ऑफ सिंध। तो सिंध के जीत की 2 ये कारण थे। उसके बाद अब देखिए
अब आया महमूद गजनबी का आक्रमण। तो हेडिंग दीजिएगा अटैक ऑफ महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के आक्रमण। इन्वेशन ऑफ महमूद गजनबी दे सकते हैं, महमूद गजनबी के आक्रमण, इन्वेशन ऑफ और अटैक ऑफ महमूद गजनबी। क्लियर? महमूद गजनबी के आक्रमण। तो महमूद गजनबी ने कब से कब तक आक्रमण किया था? फ्रॉम 1100 नहीं 1001 टू 1001 टू 1001, 1001 से 1027 महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। 17 टाइम्स, 17 बार आक्रमण किए, 17 बार भारत को लूटा गया। अच्छा, कल जो प्रैक्टिस होगी वो संगम काल और गुप्त काल से होगी। अब पिछला भी दोनों प्रैक्टिस का आंसर हो गया था ना, करवाना है? ठीक है, करवा दूंगा। तो नेक्स्ट संगम पीरियड और गुप्ता पीरियड, ये दो आप लोगों को, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता भी देख लीजिएगा। इसे गुप्ता तक ही है, लेटर गुप्ता और जो पोस्ट गुप्ता हर्षवर्धन और राजपूत काल जो है ना एक साथ कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। आज जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बाकी जो आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी साथ में कंटिन्यू करते जाइए। क्लियर? तो 17 टाइम्स महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर और 17 बार भारत को लूटा। और जिस समय इसने अटैक किया, पहला अटैक जो था इसका किसके अगेंस्ट में था? अगेंस्ट हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश संस्थापक कौन था? कल्लर, कल्लर था संस्थापक। इसी में था जयपाल, आनंद पाल, बाद में त्रिलोचन पाल। और जयपाल और आनंद पाल जो दो रूलर थे इस डायनेस्टी के, इन्होंने ही क्या किया था? राजपूतों का संघ बनाया था। महमूद गजनबी के आक्रमण को रोकने के लिए शाही वंश के शासकों ने राजपूतों का संघ बनाया। तो टू रेस्ट्रिक्ट, टू स्टॉप द अटैक ऑफ महमूद गजनबी, a union of Rajput was made by शाही डायनेस्टी, शाही डायनेस्टी। तो शाही डायनेस्टी के द्वारा राजपूतों का संघ बनाया गया। यूनियन ऑफ राजपूत वेयर मेड बाय लिखेगा, क्या कि एक ही नहीं, जयपाल ने भी बनाया, आनंद पाल ने भी बनाया। तो यूनियन ऑफ राजपूत वेयर मेड बाय जयपाल एंड आनंद पाल बाय शाही डायनेस्टीज। उसमें 2 रूलर याद रखिएगा, एक तो जयपाल और दूसरा है आनंद पाल। दोनों ने बनाया था लेकिन दोनों विफल हो गए, फेल्योर। ये यूनियन वाज डिफीटेड बाय महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के द्वारा दोनों यूनियन को पराजित किया गया। तो 2 प्रमुख थे, जयपाल और आनंद पाल ने राजपूतों का संघ बनाया था। महमूद गजनबी जब आया तो सबसे आगे में यही होता था, सबसे सामने में यही पड़ता था, तो सबसे पहले इसी को हरा के आगे बढ़ता था। तो जब आया तब हराया, तो लगभग 3-4 बार इसको हराते हैं, बाकी उसके बाद तो अपने रास्ता दे देता था, जाओ ठीक है। फिर लड़ना बंद, फिर जान रहा है कि ऐसे भी अगर लड़ाई करेंगे तो हारेंगे ही, इसलिए रास्ता दे दिया जाता था। तो 17 बार आक्रमण हुआ। और धीरे धीरे करके देखिएगा, ये जो आक्रमण होता है, सबसे पहले तो हिंदू शाही वंश का आक्रमण होता है, यानी कि स्टार्ट का आक्रमण इधर से होते हैं हिंदू शाही वंश वाले। फिर देखिए कन्नौज वाला क्षेत्र होता है, और तब धीरे धीरे मुल्तान वाला क्षेत्र, कन्नौज वाला क्षेत्र, और तब एट लास्ट ये पहुंचता है कहां? गुजरात, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। अब पता है अंतिम अभियान जब सोमनाथ के मंदिर को लूट के आ रहा था, तो रास्ता में जाट लोग थे। जाटों ने देखा काफी माल लूट के जा रहा है, वो लूट का माल को लूट लिए। मतलब तो उस समय महमूद गजनबी बोला क्या कि अच्छा अभी रहने देते हैं, अभी लड़ेंगे तो हो सकता है कुछ और ज्यादा चला जाए, पहले पहुंचा के आते हैं। फिर पहुंचा दिया, और पहुंचा के जब आए तो अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध है। लास्ट जो था ना 1027 में, 1025-26 में सोमनाथ विक्ट्री है, सोमनाथ की जीत है। और एट लास्ट 1027 में जाटों के विरुद्ध, अटैक अगेंस्ट जाट।
तो जाट के विरुद्ध आक्रमण था, जाट पराजित हुए और इसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु ही हो जाती है। 1030 में मृत्यु हो जाती है किसकी? महमूद गजनवी की। और महमूद गजनवी डाइड इन 1030, 1030 में मृत्यु हो गई। और पता है ये जब आता था ना भारत, इसके साथ एक व्यक्ति आता था, वो जो यहां देखता था सब लिख देता था। उसी का नाम था अल बरूनी। अल बरूनी केम विथ महमूद गजनवी। और उसने क्या किया, अब एक बुक लिखी जिसका नाम था तहकीक हिंद। तहकीक हिंद मतलब हिंदुस्तान की खोज, जो पॉपुलरली जाना जाता है किताबुल हिंद के नाम से। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। इट वॉज रिटन बाय अल बरूनी। अल बरूनी। और अल बरूनी पता, अल बरूनी को खरीदा था, गुलाम के रूप में था, तो इसको खरीदा था इसने। और वो जो है सो इसके साथ में रह गया। हालांकि इसके दरबार में और भी दरबारी लोग थे। अच्छा ये देखिएगा, महमूद गजनवी ने आक्रमण जो किया ना, इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये गुजरात तक पहुंचा था। और तो गुजरात लूट के गया। मोहम्मद गौरी सोचा क्या कि सबसे ज्यादा लूटा था गुजरात में ही, तो वो भी डायरेक्ट अटैक किया। लेकिन इस समय जब महमूद गजनवी ने अटैक किया तो भीम प्रथम था, बड़ा भीम था। और जब मोहम्मद गौरी आया तो भीम द्वितीय था, छोटा भीम था, पटक पटक के मारा। ठीक है, तो जो भीम द्वितीय ने पराजित किया किसको? मोहम्मद गौरी को। जबकि महमूद गजनवी के समय में भीम प्रथम भाग गया, वो अटैक किया तो भाग गया। अब जनता जो है वो नाराज ना हो जाए, इसीलिए वो जब चला गया तो आया मंदिर को, वो जो पहले ईंट का बना हुआ था उसको पत्थर से मंदिर बनवाया, ताकि वहां जनता लोगों का जो उसको समर्थन प्राप्त हो। चलिए तो ठीक है। तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, पहली बात, अच्छा वो क्लियर ना, महमूद गजनवी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया था? मुख्य उद्देश्य था लूटना। हालांकि इसने अपने लिए, मतलब इसके लिए बुत सिकन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। बुत सिकन मतलब कि मूर्ति भंजक। ठीक है, बुत सिकन शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया, मूर्ति भंजक का शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन इसका मूल उद्देश्य नहीं था इस्लाम का प्रचार प्रसार, ये सेकेंडरी इसका था। प्राइमरी जो था अटैक का गोल जो था, प्राइमरी गोल था लूटना, यहां से लूटना और गजनी का डेवलपमेंट करना। गजनी मध्य एशिया में क्षेत्र था गजनी, और गजनी के बाद डेवलप हुआ गौर, और गौर में जो है सो मोहम्मद गौरी हुआ, और ये गजनी में हुआ महमूद गजनवी, और ये सुबुक्तगिन, अलप्तगिन, और उसके बाद आता है, नहीं उसके बाद तो मोहम्मद गौरी आता है ना, और यहां पर है महमूद गजनवी। चलिए, महमूद गजनवी ने अटैक किया था कब से कब? 1001 से 1027 तक। इसमें देखिए कौन कौन अटैक है। अब क्या होता है ना, 4 अटैक दे देगा और बोलेगा क्रोनोलॉजी में देने के लिए, क्रम में सजाने के लिए। तो ज्यादातर क्या होता है ना, गुजरात सोमनाथ वाला जो है वो दिया रहता है, जाटों के विरुद्ध दिया रहता है 2, और तीसरा हिंदू शाही वंश। इसके अलावा बीच में एक और कोई आएगा तो उसको बीच में बैठा दीजिए, परेशान नहीं होना है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है कि आपको टेंशन हो जाए। लेकिन आप देखेंगे तो ये आराम से बन जाने वाला क्वेश्चन है कि अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध है, अगेंस्ट जाट 1027। ठीक है, उससे पहले सोमनाथ को लूटा गया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, गुजरात को जीता गया 1025-26 में। इसमें यहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था, भीम फर्स्ट भाग गया। ठीक है, फ्ली हो गया तो भाग गया। तो सोमनाथ पर जब अटैक किया तो कौन था? भीम प्रथम शासक था, भीम प्रथम शासक था। सोमनाथ के मंदिर को लूटने का मेन मकसद ये था कि धीरे धीरे मंदिर जो थे ना वो धन के केंद्र हो गए थे। जो पूजा पाठ होता था, दान दक्षिणा, वहां सिर्फ आने का कॉन्सेप्ट था, वहां से जाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज भी वही होता है। इसीलिए देखिएगा भारत का जो प्रचुर जो संपदा है, धन संपदा है, वो वहीं पर है। और दक्षिण भारत में जो जितने भी पंडित जी लोग वहां के हैं वो तो एकदम सोने से लदे रहते हैं, बराबर देता है। व्हाट्सएप फेसबुक पे तो खूब आप लोग जो है सो ये करते रहते हैं। चलिए देखिएगा, 1005 से 1020-21 तक मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज। मुल्तान देखिए, अब मैप को मैं बार बार मैप दिखा रहा हूं कि सबसे इधर से आइएगा तो सबसे पहले आता है मुल्तान, सबसे पहले मुल्तान आता है, मतलब वही शाही वंश। मुल्तान के बाद आता है थानेश्वर, और थानेश्वर के बाद आता है कन्नौज।
ठीक है। इस कन्नौज के बाद फिर सोमनाथ आ गया, तो ये एक क्रम में भी है। तो ये ध्यान रखें, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज और तब सोमनाथ पहुंचा। और उसके बाद लास्ट जो करने आया था वो जाटों को पराजित करने आया था, तो अंतिम अभियान था जाटों के विरुद्ध। हाँ, नहीं, मुल्तान पे है। मुल्तान के बाद का जो क्षेत्र है, मतलब कि ये जो हिंदू शाही वंश, मतलब एक्चुअली ये जो क्षेत्र था ना हिंदू शाही वंश का क्षेत्र, वो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ ऊपर का एरिया था, पंजाब का। उसके बाद मुल्तान का एरिया पड़ता था। हाँ, मुस्लिम, उसमें मुस्लिम शासन है। वो नहीं, वो मैं दिखा रहा हूँ, क्रम दिखा रहा हूँ। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मुल्तान में हिंदू वंश का शासन था। हाँ, दाऊद था, ठीक है। नहीं, कैसे मुस्लिम, आप लोगों को मुस्लिम राज्य की स्थापना जो बोल रहे हैं ना, भारतीय भूभाग में जो इस्लामिक स्टेट जैसे तुर्की शासन की स्थापना जो होती है वो होती है। क्षेत्रीय स्तर पर शासन हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बोला जाता है कि इस्लामी राज्य की स्थापना जो हुई भारतवर्ष में, वो कब मानी जाती है? तो वो मानी जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा जब तराइन का युद्ध हुआ, उसके बाद, तराइन के युद्ध के बाद। छोटे मोटे देखिए, जैसे यहां से इस्लाम से परिचय हो गया, तो इस्लाम धर्म को तो लोगों ने स्वीकार कर लिया ना। लेकिन तुर्की रूल की स्थापना, बाहर से आकर के यहां तुर्की रूल की स्थापना, दो चीज याद रखेगा, जहां के लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया वे वहां के कहलाए। जैसे इस्लाम अरबवासी तो वो अरबी कहलाए, तुर्क वाले थे तो तुर्की कहलाए, जैसे कि ईरान वाले थे तो ईरानी कहलाए। तो दरबार में बाद में देखिएगा कि मुगल दरबार में अलग अलग वर्ग थे। जो हिंदुस्तान के हिंदुओं ने या फिर हिंदुस्तान के लोगों ने जो इस्लाम को स्वीकार किया तो वह हिंदुस्तानी कहलाए। हिंदुस्तानी दल के ही दो व्यक्ति थे जो बताए हैं ना उसमें, मॉडर्न इंडिया में मुगलों के पतन में, अब्दुल्ला और हुसैन अली, दोनों कौन थे? सैयद ब्रदर्स। वो हिंदुस्तानी दल के थे। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर। तो ये देखिए, मैं बता रहा हूं कि यहां पर बार बार बोल रहा हूं कि बहुत सारे फैक्ट हैं, उतना याद करना पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए कि कैसे आए और आगे बढ़े। यहां बहुत सारा चीज मेरा भी याद किया हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन बनता है उसी क्रम में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहां पर हो रहा है, अब जहां पढ़ते जाइए और जहां छूटते जा रहा है उसको अपने कवर कीजिए। मतलब यह कि कुछ पॉइंट्स जो आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं जितना यहां करवा दे रहा हूं इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरी बात, इसके अलावा मैं एक पॉइंट और कहता हूं कि जितना मैं पढ़ा देता हूं उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए, और क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन दिमाग में बैठा लीजिएगा। कम पढ़ करके सिलेक्शन लिया जाता है, ज्यादा पढ़ करके पीएचडी किया जाता है, रिसर्च। हाँ, ज्यादा पढ़िएगा तो पीएचडी कीजिएगा ना, कम पढ़ करके सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। एक पेपर नहीं ना है, ढेर सारा पेपर है, सिर्फ इतिहास ही नहीं पढ़ना है। तो हाँ, इसीलिए कम पढ़ना। चलिए देखिए यहां पर, तो मैंने बताया कि महमूद गजनबी के साथ में एक व्यक्ति आया था, अलबरूनी। तो कॉर्टियर स्कॉलर ऑफ महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान में चार प्रमुख है। उसमें अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, फारूकी। अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी और फारूकी, ये चार हैं, जिसमें कि तीन से संबंधित पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, या इसी को तहकीक हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान की खोज, हिंदुस्तान का इतिहास। तो ये समकालीन, मतलब उस समय के भारत का जो सबसे ऑथेंटिक स्रोत माना जाता है वो किताबुल हिंद माना जाता है, किताबुल हिंद। उतबी की पुस्तक है तारीख यामिनी, यानी कि यामिनी वंश का इतिहास। जैसे तारीख दे दिया तो समझ जाइए इतिहास है। इसमें किस वंश का इतिहास है? यामिनी वंश का इतिहास। तो याद रखेंगे कि ये यामिनी वंश का था। महमूद गजनबी यामिनी वंश का था, महमूद गजनबी यामिनी वंश का था। एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, महमूद गजनबी यामिनी वंश का था। क्लियर? नोट्स भी दिया है, नोट्स भी आप लोग पढ़िएगा, नोट्स में ढेर सारे पॉइंट्स भी हैं। तो यहां पर लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो दिमाग में बैठा लीजिए, यहीं पर दिमाग में चला जाना चाहिए। तो महमूद गजनबी के साथ आता था अलबरूनी। यहां जो कुछ भी देखा उसने एक बुक में डाल दिया, और वो बुक थी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। दूसरी पुस्तक है तारीख यामिनी। उतबी इसका दरबारी इतिहासकार था, जिसने कि इस यामिनी वंश का इतिहास लिखा है। यानी कि महमूद गजनबी से पहले और महमूद गजनबी तक का जो, और महमूद गजनबी के बाद के जो शासक हुए
उसके बारे में तारीख यामीनी, यामीनी वंश का इतिहास लिखा है। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, महमूद गजनवी किस वंश का है? यामीनी वंश का है, यामीनी वंश का है। और उसके बाद फिरदौसी का है शाहनामा, शाहनामा नहीं शाहनामा। फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। शाह जानते हैं, ईरान के शासक को शाह कहा जाता है, ईरान के शासक को शाह कहा जाता है। ईरान के महान शासकों का वर्णन किया गया है शाहनामा में। ईरान के महान शासकों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेट शाह ऑफ ईरान, पर्सिया। तो ईरान के महान शाहों का वर्णन है। कई शाह हुए, उसी में से एक शाह था अफरासियाब। बलबन अपने आप को अफरासियाब का वंशज कहता था। द शाह ऑफ पर्सिया, पर्सिया का जो शाह था अफरासियाब। बलबन तो गुलाम था, तो अब गुलामी से तो अब लोग उसको राजा के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? तो वो बोलता है कि हम तो अफरासियाब के वंशज थे, गलती से गुलाम बन गए थे। तो वो अपने आप को मतलब कि उच्च नस्ल का बताता, उच्च कुल का बताता। बलबन पढ़ेंगे तब बलबन का क्या कॉन्सेप्ट, वो बोलता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं, मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है। हाँ, तो वो उसका लौह और रक्त की नीति बाद में करेंगे। तो महमूद गजनवी के दरबार में ही फिरदौसी था। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा है, जिसमें महान शाहों का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा एक विद्वान फारूकी की भी चर्चा मिलती है। ऐसे बहुत सारे विद्वान थे, चार को याद रखिएगा। तीन से रिलेटेड पुस्तक याद रखना है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसके द्वारा? अल-बरूनी के द्वारा। तारीख यामीनी किसके द्वारा? उतबी के द्वारा। और शाहनामा किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। आज सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन यही है, शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी ने की है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया एक प्रश्न, और ये तो एक कॉमन है जो सब जानते हैं, अल-बरूनी का किताबुल हिंद, तहकीक हिंद। क्लियर? अच्छा, महमूद गजनवी। अच्छा, महमूद गजनवी से मोहम्मद गौरी पर जाने से पहले एक पॉइंट याद रखिएगा कि महमूद गजनवी वाज द फर्स्ट किंग हु एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने खुद को सुल्तान घोषित किया, खुद को सुल्तान घोषित किया। और महमूद गजनवी का जो पुत्र था उसको पराजित किया था तुगरिल ने। तुगरिल जो था एक सल्जुक शासक था, सल्जुक शासक था। महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी लगभग 1042 के आसपास में। तो महमूद गजनवी के बाद महमूद गजनवी का जो पुत्र हुआ तुगरिल, जो पुत्र था उसको पराजित किया था तुगरिल ने। लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़िएगा तो। और उसको पराजित करने के कारण सल्जुक शासक, कौन? सल्जुक शासक तुगरिल को, सल्जुक शासक तुगरिल को सुल्तान की उपाधि दी थी। टाइटल ऑफ सुल्तान वाज गिवन टू तुगरिल द सल्जुक रूलर बाय खलीफा, सो ही इज नोन एज द फर्स्ट लीगल सुल्तान। पहला वैध सुल्तान बोला जाता है तुगरिल को। सल्जुक क्षेत्र का था, सल्जुक का शासक था, सल्जुक शासक था जिसने महमूद गजनवी के पुत्र को पराजित किया था। और महमूद गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने खुद को सुल्तान घोषित किया। दोनों में अंतर है, वही जो मैं बताता हूं, खुदा और जुदा में जो अंतर है, सिर्फ नुक्ता का फेर है, बिंदु का फेर है। सल्जुक शासक तुगरिल, सल्जुक शासक तुगरिल बोलते हैं ना, नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है, बस वही चीज है। पूछेगा कि पहला सुल्तान कौन, पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की पदवी ली, महमूद गजनवी। पहला व्यक्ति जिसे खलीफा ने सुल्तान की पदवी दी, तुगरिल, सल्जुक शासक तुगरिल। अब पहला भारतीय शासक जिसने सुल्तान की पदवी ली, इल्तुतमिश, लेकिन पदवी ने वैध पदवी ली। मतलब उस समय के बाकी बिल्लाह थे ना वहां के, ये मुस्तनेर बाकी बिल्लाह, तो उस समय के खलीफा थे जिससे कि परमिशन लेकर के इल्तुतमिश ने सुल्तान की पदवी ली थी। तो बाद में करेंगे। तो चलिए, इसके बाद इल्तुतमिश के बाद कौन आता है? मोहम्मद गौरी। इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के संदर्भ में याद रखिएगा 1175 से 1191 तक आरंभिक, देखिए आरंभिक पराजय में यहां पर एक चीज याद रखिएगा, हालांकि 1175 से 78 के बीच इसे आंशिक सफलता मिलती है, पार्शियली सक्सेस। He had got partially success between 1175 to 1178. First time in 1178,
1178 ईस्वी में ही वॉज डिफीटेड बाय भीम सेकेंड, हु इज ऑल्सो नॉन एज मूलराज सेकेंड, जिसे भीम सेकेंड या मूलराज सेकेंड भी कहते हैं। इससे पराजित हुआ था 1178 में, 1178 में पराजित हुआ था। तो आरंभिक पराजय के बाद ये दो युद्ध होता है। 1191-92 में दो युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। फर्स्ट बैटल इन 1191 में, 1191 में पहला युद्ध, 1192 में दूसरा युद्ध। इन फर्स्ट बैटल ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। पहला युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। बट इन द सेकेंड बैटल ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, तो उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। देन अब उसी समय मैंने बताया था कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद्र। जयचंद्र इसके ससुर जी थे, उसकी पुत्री को लेकर भाग गया था, इसीलिए टेंशन में था। अब इसी कारण से जब ये अटैक किया तो इसका समर्थन नहीं किया, और यही कारण है कि पहले तो इसमें तो ये खुश हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ 1192 में तो जयचंद्र खुश हुआ। 2 साल के बाद उसकी खुशी खत्म, उसको भी इन द बैटल ऑफ चंदावर ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड। जयचंद्र वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चंदावर। तो 4 ईयर इंपॉर्टेंट है, यहां पर 4 ईयर आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए 4 वर्ष महत्वपूर्ण है। 1178 में 1178 मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय भीम सेकेंड और मूलराज सेकेंड। मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय से पराजित हुआ। 1191 में 91-92 में तराइन का 2 युद्ध हुआ। पहले युद्ध में वह जीत हारता है, दूसरे युद्ध में जीतता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ चंदावर। इस बार वो पराजित करता है जयचंद को, और 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। ही डाइड इन 1206 आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, अच्छा मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था, वो अपने गुलामों को ही अपने बेटा के समान मानता था। इसी का स्टेटमेंट है कि किसी के 1-2 पुत्र हो सकते हैं, मेरे तो हजारों पुत्र हैं। ये अपने गुलामों को अपने पुत्र के समान मानता था, और यही कारण है कि इसकी मृत्यु के बाद इसका साम्राज्य 4 भागों में बंट गया। यलदौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। इसी का भारत में इसकी जीत का श्रेय 2 व्यक्ति को दिया जाता है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी। इन इंडिया विक्ट्री ऑफ मोहम्मद गौरी was done by 2 military commander, first one कुतुबुद्दीन ऐबक and second one बख्तियार खिलजी। इन दोनों के द्वारा संपन्न किया गया, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इस पे देखिएगा कि मोहम्मद गौरी के समय में देखिएगा यहां पर जो है ना, एक तो यलदौज जो है, यलदौज को मिला गौर का क्षेत्र, कुबाचा को मिला मुल्तान वाला क्षेत्र। भारत में जीत का श्रेय 2 व्यक्ति को है। गुजरात तक का क्षेत्र जीता था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बंगाल का क्षेत्र, बिहार बंगाल का क्षेत्र जीता था बख्तियार खिलजी ने। हालांकि बख्तियार खिलजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उधर, ये यहीं खुश था, बिहार बंगाल में खुश था, तो यहीं रहा। हालांकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदौज और कुबाचा को पराजित किया। बाद में देखिएगा यलदौज संतुष्ट नहीं हुआ था, तो 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, यलदौज और इल्तुतमिश के बीच। यलदौज और इल्तुतमिश के बीच तीसरा युद्ध हुआ, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। अब 1215 ईस्वी पता है, एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट, 1215 ईस्वी में लंदन में, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पारित हुआ था। मैग्ना कार्टा, हाँ, राइट दिया गया था पीपुल को अगेंस्ट किंग, राजा के विरुद्ध पहली बार जनता को, प्रजा को अधिकार मिला था। इसलिए जहां कहीं भी अधिकार मिलता है उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। चलिए 1215 ईस्वी में ये इल्तुतमिश जीता था, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच, यलदौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। चलिए ठीक है, तो इसमें देखिएगा 2। अच्छा एक चीज और, 1196 ईस्वी में
जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात जीता, मोहम्मद गौरी बहुत खुश हुआ था, क्या वहीं भीम द्वितीय उसको पराजित किया था, छोटा भीम हराया था 1178 में। इसीलिए 1196 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात को जीता था, तो गुजरात की जीत में, और वही बोला जाता है, अच्छे उसी युद्ध के बाद आता है तो कुछ कहानियां भी हैं कि सुल्तान एक जगह ठहरा था, घायल हो गया था, तो वहां जो है सो एक झोपड़ी में ठहरा था, लगभग 2.5 दिन ठहरा था। बाद में वहीं पर 2.5 दिन में ही कंस्ट्रक्शन करवा दिया एक मस्जिद का, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो मतलब कि उसमें ढेर सारे मजदूर लगा कर 2.5 दिन में ही तैयार करवाया था, 2.5 दिन वो वहां रहा था उसी को। और लेकिन जिस बुढ़िया ने उसको शरण दी थी, तो बाद में बोला जाता है कि उसका कहीं नामो निशान नहीं था, जिसने उसको संरक्षण मतलब कि वहां पर बचाया, जिसने उसको, तो उसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में गुजरात को जीता था। गुजरात वाज डिफीटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर, ये दिमाग में रहेगा ना। यही देखिए, मोहम्मद गौरी के भारत में जीत का श्रेय 2 व्यक्ति को जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को वेस्टर्न पार्ट में, और ईस्टर्न पार्ट में बंगाल बिहार में बख्तियार खिलजी को। इसके अलावा जब उसकी डेथ होती है, और अच्छा डेथ से पहले वो जब जा रहा था ना, 1206 में जा रहा था, गौर जा रहा था, रास्ते में खोखरों ने हमला कर दिया था। ट्राइबल थे खोखरों ने हमला कर दिया था, जिसमें वो बाउंडेड होता है, मतलब कि घायल हो जाता है, और वो घायल हुआ तो उसके बाद जो है सो उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसकी डेथ हो गई तो सबने अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता की घोषणा की, मतलब स्वतंत्र रूप से। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड ओवर द टर्की स्टेट, मतलब तुर्की जो राज्य की स्थापना हुई उस पर जो रूल किया इसने, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद गौरी। इसने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन किया। यह अपने आप को सिपहसालार का कहलाना ही पसंद करता था। सिपहसालार किसका? सिपहसालार। तो मोहम्मद गौरी का सिपहसालार कहलाना ही पसंद करता था। तो ये चीज याद रखें। 1210 में जब इसकी मृत्यु हुई तो आराम से गद्दी पर बैठा, जिसको आराम से हटा दिया इल्तुतमिश ने। वो बाद में हम लोग देखेंगे, वो सल्तनत काल पढ़ेंगे। चलिए क्लियर, ये दिमाग में बैठा, तो इसको हटा दिया जाए। 1175 से 1191 के बीच आरंभिक पराजय, इसमें ईस्वी सन इंपॉर्टेंट है। 1178 1178 मूलराज सेकेंड, भीम सेकेंड डिफीटेड मोहम्मद गौरी। 1191 2 बैटल ऑफ तराइन, इन फर्स्ट बैटल ही वाज डिफीटेड एंड इन सेकेंड बैटल ही डिफीटेड। एंड 1194 1194 बैटल ऑफ चंदावर, ही डिफीटेड जयचंद एंड इन 1206 ही डाइड। हो गया, खत्म हो गया। चलिए, तो यहां तक ये था हमारा भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना। दूसरी बात याद रखिएगा, अच्छा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो पृथ्वीराज चौहान के जो सिक्के थे उन सिक्कों को ढलवाया, तो एक के साइड ढलवाया, दूसरा साइड वैसे ही छोड़ दिया। मतलब दूसरे साइड में क्या था ना, लक्ष्मी की आकृति थी, वो देखने में ठीक ठाक लग रहा था। तो एक साइड जो है वो ढलवा करके अब वहां मोहम्मद बिन शाम लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया? मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन शाम लिखवा दिया। तो मोहम्मद बिन शाम किसका नाम है? मोहम्मद गौरी का ही नाम है, मोहम्मद बिन शाम, जो उसके सिक्कों पर उत्कीर्ण मिलता है। उसके सिक्के पर और एक इस्लाम के अंतर्गत एक पवित्र वाक्य होता है। जैसे हम लोग पवित्र वाक्य कहते हैं ना, ओम को पवित्र शब्द बोलते हैं, तो इस्लाम के अंतर्गत कलमा होता है, कलिमा। तो कलिमा, एक तरफ कलिमा खुदवा दिया और मोहम्मद बिन शाम लिखवा दिया, और दूसरे साइड में लक्ष्मी की आकृति थी। लक्ष्मी की आकृति जो संभवतः पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों को रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि उसका कह सकते हैं एक तरह का, हाँ रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उससे पुनर्निर्माण किया गया था। दूसरी बात याद रखेंगे कि ये मोहम्मद गौरी जो भारत पर आक्रमण किया, उसके आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना भी था। तो उसके उद्देश्य में मतलब तीनों चीज था। मतलब भारत की लूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था साम्राज्य का विस्तार और इस्लामी राज्य की स्थापना। इस्लामी राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट, एंड दूसरा जो हो जाएगा कि भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना करना, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो मोहम्मद गौरी
बाकी मोहम्मद गौरी से रिलेटेड आगे भी पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स आते रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सल्तनत काल स्टार्ट करेंगे, और सल्तनत काल में पहला वंश है गुलाम वंश। लेकिन गुलाम वंश पे जाने से पहले एक बार मैं सारे सल्तनत काल के रूलर को आपके दिमाग में बैठा दूंगा। जो 5 वंश है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और फिर गुलाम वंश में भी 3 वंश है, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। फिर कुतुबी वंश में 2 शासक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी कोई पुत्र नहीं था, वो गोद लिया हुआ पुत्र था, दत्तक पुत्र था आराम शाह। उसका दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ज्यादा योग्य था, तो इसलिए उसने आराम शाह को आराम से हटा दिया, खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री हुई रजिया, लेकिन उसने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया। हालांकि जो ये उलेमा वर्ग, अब कुछ टर्म आएगा जो मिडिएवल इंडिया में, जैसे उलेमा वर्ग है, हाँ, धार्मिक गुरु नहीं, मतलब कि धर्म की व्याख्या, हाँ, धार्मिक व्याख्या करने वाले लोग होते थे, वो उलेमा वर्ग कहलाते थे। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं।